हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आइए आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो पिछले दिन की तरह हमारा चल रहा है बायोलॉजी का एक पोर्शन लेके चल रहे हैं, जो कि हमने 2-3 टॉपिक क्लियर कर चुका है। और आज का एक नया टॉपिक लेके आ गए हैं, जिसमें कि हमारा है स्केलेटन सिस्टम, मतलब कंकाल तंत्र। और ये कंकाल तंत्र या मानव की कंकाल तंत्र यानी स्केलेटन सिस्टम, मनुष्य की सारी हड्डियों के बारे में हम बात करेंगे। तो वीडियो में देर ना करते हुए बढ़ते हैं आगे। और ये हमारा बुक है सार संग्रह, जिसमें कि मिसलेनियस इसको कर रहे हैं। आगामी परीक्षाओं के देखते हुए हम इसको बहुत जल्दी समाप्त करेंगे और आगे एक नई अध्याय लेकर आएंगे। तो बढ़ते हैं, देखते हैं क्या हमें सीखने के लिए मिलता है इस वीडियो से। स्केलेटन सिस्टम जो कि है मानव भ्रूण जो बनता है जब, तो वह 5वें से 6ठे सप्ताह में हड्डियों का निर्माण हो जाता है। अगर बात करें कि बच्चों में सबसे पहले मानव भ्रूण में सबसे पहले क्या बनता है, 1 वीक में कंप्लीटेड ऑन हार्ट एंड बॉडी, मतलब मनुष्य शरीर में जो कि माँ के गर्भ में जब बच्चा रहता है तो 1 सप्ताह में सबसे पहले उसका हार्ट बनता है। 4थे से 5वें सप्ताह के बीच में उसका अस्थि यानी हड्डियों का निर्माण होना चालू हो जाता है। बात करते हैं मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है। टोटल 29 हड्डियां होती है मनुष्य की खोपड़ी में। अगर बाहर हड्डियों की बात करें, खोपड़ी की यानी मस्तिष्क की हड्डियों की बात करें, तो मस्तिष्क की हड्डियां होती है टोटल 6, जो कि आगे का फ्रंटल है, ठीक है, फिर पीछे का पैराइटल है, बीच में ऑक्सीपिटल है और अंदर में एक एथमोइड है। आगे बात करते हैं परिवर्तित क्रियाओं, मतलब जैसे कि रिफ्लेक्स एक्शन, मतलब मुड़ने की, हड्डी जो मुड़ता है उसे रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। यह किनके द्वारा होता है, या कशेरुज्जु द्वारा होता है, जिसको कि स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा ही हमारा, जैसे कि टेंडन के द्वारा ही हड्डियों का मोड़ाव झुकाव इत्यादि होता है। एवं हड्डियों को जोड़ को टेंडन कहते हैं, एवं मांस एवं हड्डियों के जोड़ को स्नायु कहते हैं, एवं मांस के जोड़ को क्या कहते हैं, हड्डियों के जोड़ को लिगामेंट कहते हैं, मांस एवं हड्डियों के जोड़ को स्नायु कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, वयस्क मानव में कुल कितनी हड्डियां होती है, 206। अगर बात करें तो स्त्री में टोटल कितनी हड्डियां होती है, इनमें 206 हड्डियां, इसका रेशियो लिया गया है। मगर पुरुषों में हड्डियों की बात करें तो 208 होती है। अगर बात हम करते हैं कि कहाँ पर 2 हड्डियां कम होती है, जैसे कि ये मेरा डायफ्राम है, देख लेते हैं दूसरे रंग से, ये मेरा डायफ्राम है, ठीक है। डायफ्राम में 2 हड्डियां मादा में यानी स्त्री में कम होती है, क्योंकि गर्भावस्थान के दौरान जब उनका एब्डोमेन का जब साइज बढ़ता है तो ये रेस्पिरेटरी ट्रैप में ये फटने लगता है, जिससे कि हड्डियां अवरोधक पैदा करती है, जिसके कारण यहाँ पर 2 हड्डियां कम होती है। एक लाइन है, इसमें देखते हैं, नाखून काटते समय हमें दर्द महसूस नहीं होता है, क्योंकि यह मृत कोशिकाएं होती है और इसमें रक्तचाप एवं रक्त का संचयन नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं, हमारे शरीर में सबसे दृढ़ मतलब सबसे मजबूत पदार्थ कौन सा है, इनामेल है। यह कहाँ पर पाया जाता है, इनकी अगर बात करते हैं, हाथ, ये दांतों में, मनुष्य के दांतों में पाया जाता है, जो कि हड्डियों का इनामेल सबसे मजबूत पदार्थ है जो कि हमारे शरीर में होता है। इनका रंग की अगर बात करें तो हल्के पीले रंग की बात करें, जिन व्यक्तियों के दांत में अगर वह पीलापन हल्का खत्म हो चुका, अगर बिल्कुल उनका दांत सफ़ेद है, मतलब उनमें इनामेल की कमी है, मतलब दंत समस्याएं इनमें उत्पन्न होने की बहुत ही आशाएं होती है। बात करते हैं शल्य क्रियाएं, आर्थोप्लास्टी, इंग्लिश में इसे देखते हैं आर्थोप्लास्टी बोलते हैं शल्य क्रियाओं को। क्या अर्थ होता है, जोड़ की प्रतिस्थापना, मतलब अगर ज्वाइंट रिप्लेसमेंट होता है, जैसे कि कोई जोड़ अगर टूट जाता है तो उनका अगर पुनर्निर्माण, मतलब जोड़ के अगर उन पर प्लास्टर करके, पीओपी करके इत्यादि, उसे बैंडेज करके हुए तैयार किया जाता है, उसी को ज्वाइंट रिप्लेसमेंट कहते हैं, जिसे हम आर्थोप्लास्टी के नाम से उसे जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कान की होती है। कान में कितने हड्डी होती हैं, 3 हड्डी होती हैं, जिसमें कि सबसे छोटी हड्डी हुई स्टेपीज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, स्टेपीज हुआ। आगे बढ़ते हैं, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है, वह फीमर जांघ की हड्डी होती है। आगे बात करते हैं, एवं सबसे लंबी हड्डियों में ही सबसे ज़्यादा रक्त का मतलब ब्लड आरबीसी बनना प्रारंभ होता है। अगर पूछा जाएगा कभी क्वेश्चन कि सबसे अधिक शरीर में सबसे अधिक आरबीसी कहाँ पे बनता है, तो यह आरबीसी सबसे अधिक फीमर की हड्डियों मतलब जांघ की हड्डियों में, एवं स्प्लीन में सबसे ज़्यादा आरबीसी का निर्माण होता है, जिसे हम प्लियाक कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, कशेरुक रज्जु, स्पाइनल कॉर्ड जो होता है हमारे रीढ़ की हड्डियों में एवं जोड़ों में होते हैं, यह कितनी होती है। अगर हड्डियों की अगर बात करें तो हड्डी के जोड़ में कितने स्पाइनल कॉर्ड है, मतलब कशेरुज्जु होते हैं, उसमें कितना 31 जोड़ होते हैं, वह 30 पीस का होता है स्पाइनल नर्व हमारा रीढ़ की हड्डियों का। आगे की बात करते हैं हम, मनुष्य के शरीर में पसलियों की कितनी जोड़ी होते हैं, 12 जोड़ी पसलियाँ होती है।
जिसको कि हम पेक्टोरल गर्डल के नाम से जाने जाते हैं। इंग्लिश में इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि बायोलॉजिकल नेम ये हमेशा वहाँ से इंग्लिश में ही दिया रहता है और कन्फ्यूजन ज़्यादा देती है, इसलिए बायोलॉजी जब पढ़ें तो ये इंग्लिश वर्ड को देख कर जरूर पढ़ें या हिंदी में। जैसे कि देखें डिम वाहिनी, आप कन्फ्यूजन करेंगे डिम वाहिनी, जैसे कि फैलोपियन ट्यूब के नाम से इसे जानते हैं। यह सब हिंदी और इंग्लिश के मिसलेनियस को हम कवर करते रहेंगे। डिम्ब वाहिनी फैलोपियन ट्यूब में शुक्राणु डिम्ब का निषेचन होता है। फैलोपियन ट्यूब में जो होता है यहाँ पे होता है डिम्ब वाहिनी, ये हमारा हो गया गर्भाशय हो गया, ग्रीवा के नाम से इसे जानता है, ठीक है। ये हो गया मेजोरा मसल, लिविया मेजोरा मसल, एवं हो गया ये क्या हो गया ओवरी, ओवरी ये हो गया ओवम। यहीं से हमारा मैच्योर्ड जब होता है 28 डेज में, कंप्लीट हमारा 12 डेज में होता है। जब 40 डेज में मैच्योर्ड होके वह वहाँ से वह संचलित हो जाता है और यह एम्पोलरी स्टमक जंक्शन पे आता है और यह अंडाणु ब्लास्ट होता है, निषेचित होना चालू हो जाता है। कितने दिनों में? 28 दिनों में, जबकि यह एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल में एमसी के रूप में इसे जाना जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं वयस्क मानक में शरीर में जल का प्रतिशत कितना होता है। अगर बात करना है हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा अगर क्या चीज़ रहता है, किस तत्व, कौन सा तत्व रहता है, तो होगा जल। अगर बोला जाएगा कि कौन सा गैस अधिक रहता है तो होगा ऑक्सीजन। अगर अधिक बात की अगर बात करते हैं तो अगर कोई भी मिनरल्स की बात करते हैं तो वह कौन सा है, वो हो गया प्रोटीन, सबसे अधिक हमारे शरीर में रहता है। आगे अगर बात करते हैं हम अस्थि एवं दंत निर्माण में हेतु क्या आवश्यक है। हड्डियों एवं दांतों में सबसे अधिक मात्रा में कैल्शियम एवं फास्फोरस पाए जाते हैं, क्योंकि अगर शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस की कमी रहेगा तो हड्डियों का निर्माण बिल्कुल ही कम होता रहेगा एवं हड्डियां कमज़ोर पड़ती रहेगी। हड्डियों के निर्माण एवं हड्डियों की मजबूती बनाए एवं दांतों की मजबूती बनाने के लिए कैल्शियम फास्फोरस का योगदान बहुत ही परिपूर्ण मात्रा में हमारे शरीर में चाहिए। आगे बात करते हैं मानव शरीर की सबसे मजबूत पेशियां कौन सी होती है। जबड़े की पेशियां होती है सबसे मजबूत, जिसमें कि इनामेल प्रेजेंट होता है और यह जबड़े की हड्डियां सबसे मजबूत होती है। परिवर्धनशील भ्रूण शुष्कन ड्राइनिंग जिसके नाम से जानता है, उल्वन मतलब एमिनियो के नाम से उसे जानते हैं। मतलब परिवर्धित भ्रूण शुष्क जो होते हैं कौन करता है, मतलब अगर भ्रूण बच्चे का बनने वाला भ्रूण अगर वह सूख जाता है और वो मतलब वो क्या होता है कि बच्चे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, मतलब कि उसको ओव्यूलेशन बन नहीं पाता, बच्चे का निर्माण गर्भाशय में नहीं हो जाता, क्योंकि उसमें प्लेसेंटाई फ्लूइड जो कि गर्भाशय फ्लूइड रहता है वह कम होता है। वह किसके कारण कम होता है, वह उल्व के कारण यानी एम्ब्रियो के कारण वह कम होता है, ठीक है। उसमें कि प्लेसेंटा में जो रहता है इसमें 2 आर्टरी एवं 1 वेन रहता है, जिसमें कि आर्टरी सूख जाता है एवं वेन रेगुलेट हो जाता है, जिसमें कि बच्चा बुल्लू होने के कारण वह बच्चे का डेड हो जाता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कि जन्म के बाद वह उनका शरीर बुल्लू होना चालू हो जाता है और वह डेड कर जाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं मानव में जीवन काल में कितने दांत होते हैं। 20 दांत बनते हैं और 20 दांत टूटते हैं, जिसे दूध का दांत के नाम से भी जानते हैं। आगे बढ़ते देखते हैं क्या है। मानव शरीर की सबसे बड़ी गुहा कौन सी है। सबसे बड़ी गुहा जो की है ये केलम या स्प्लेनिक्स की गुहा कहते हैं। सबसे बड़ी गुहा कैविटी मतलब पेट की जो होता है, मतलब थोरेसिक कैविटी को ही सबसे बड़ी, मतलब गुहा का अर्थ होता है यहाँ पे खाली स्थान, बायोलॉजिकल नाम से कैविटी मतलब वही होता है, खाली स्थान को कैविटी या गुहा के नाम से जानते हैं। थोरेसिक कैविटी थोरेसिक एरिया में जो कि हमारा पेट जो रहता है, पेट के ऊपर वाले हिस्से में सबसे अधिक खाली जगह रहता है, यह कोलम के नाम से इसे जाना जाता है। आगे अगर बात करते हैं हम त्वचा पर चोट लगने के बाद इसका पुनरुद्भवन किसके द्वारा किया जाता है। यह घनाकार उपकला, हमारे शरीर में विटामिन ई के द्वारा ही उपकला ऊतक का निर्माण होता है एवं विटामिन सी से। इसीलिए अगर जिस शरीर में बॉडी में विटामिन ई एवं विटामिन सी कम रहेगा उस पर डार्क स्पॉट्स बनना चालू हो जाएगा और सेल्स मरना चालू हो जाता है, डेड सेल होना चालू हो जाता है एवं कोई भी इंजरी उससे कंप्लीट नहीं हो पाती है, बहुत समय के बाद वह होती है। इसमें कौन सारे कोशिका उपकला ऊतक निर्माण इसमें सहायता करते हैं। आगे देखते हैं कंडरा जिसको कि टेंडन के नाम से जानते हैं, या पेशी और अस्थियों के जोड़ को कंडरा कहते हैं। स्नायु जो होता है अस्थि और अस्थि के जोड़ को स्नायु जिसको कि लिगामेंट के नाम से जानते हैं, ठीक है। एवं स्नायु एवं कंडरा कैसे ऊतक हैं, ये दोनों संयोजी ऊतक हैं। संयोजी ऊतक कैसे होते हैं, एक दूसरे से जोड़ने वाले जो भी ऊतक होते हैं कनेक्टिव टिश्यू के नाम से उसी को ही स्नायु या तो संयोजी ऊतक के नाम से उसे जाने जाते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं स्तनियों की उपस्थिति में स्तनियों की अस्थि उपास्थि से क्यों भिन्न होती है। मतलब बोला जाता है कि स्तनियों की जितने भी
दूध पिलाने वाले मैमल्स होते हैं और वह एक अंडे को जन्म देने वाले होते हैं, उनकी हड्डियाँ अलग अलग क्यों होती है, और हड्डी होती है तो उसमें मिनरल अलग अलग प्रकार के क्यों पाए जाते हैं? इनका मुख्य वजह है हैवियस कॉर्पस नलिका, मतलब हैवियस कॉर्पस जो तो हैवियस कॉर्पस कैविटी के कारण ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिलता है, ठीक है। एवं स्तनियों की हड्डियाँ जो रहती है वह भारी होती है एवं उपास्थयी होती है, ठीक है। आगे बात करते हैं, अस्थि या मैट्रिक्स किस प्रोटीन का बनाता है? ओसिन प्रोटीन नाम का एक प्रोटीन होता है जिसके कारण हड्डियों का निर्माण होता है, ठीक है। जिसे इसी के ओसिन प्रोटीन के कमी के कारण हमारे शरीर में ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियो एवं बच्चे में रिकेट्स जैसी समस्याएं देखने के लिए इत्यादि बीमारी देखने के लिए मिलती हैं। ऑस्टियोपोरोसिस वह चीज़ होता है जिसमें कि पतली पतली छिद्र हो जाता है हड्डियों में, एवं ऑस्टियोमलेशिया जैसे सिम्टम होते हैं जो कि कुछ काम करने पर या तो बहुत ही थकान या दर्द महसूस होते हैं। एवं रिकेट्स बच्चों में जो होता है वह बच्चों में हड्डियों का विकास रुक जाता है, जिससे कि बच्चियों का लंबाई एवं ग्रोथ रुक जाता है। ये होता है रिकेट्स किन कमी कारण होता है? ओसिन प्रोटीन के कारण होता है। आगे देखते हैं, अस्थियों का कठोर बनने वाला लवण कौन सा होता है? अगर हड्डियों को कमज़ोर बनाना है प्रचुर मात्रा में, अपने डाइट बेसिस में आपको 32 से 35% आपको डेली कैल्शियम एवं मैग्नीशियम फास्फेट कंज्यूम करना जरूरी हो जाता है हमारे अस्थियाँ स्ट्रॉन्ग करने के लिए। आगे बात करते हैं लिम्फ जिसको हम लसिका के रूप से जानते हैं, में किन रुधिराणुओं की उपस्थिति होती है? लसिका में लाल रुधिराणु की उपस्थिति ज़्यादा होती है। रुधिर के नाम से ब्लड को जाता है, लाल रुधिराणु मतलब आरबीसी के उपस्थिति के कारण ही लसिका का निर्माण होता है और हमारे शरीर में फ्लोटिंग ऑफ द ब्लड होते रहता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, कौन सी प्रोटीन त्वचा, बाल, नाखून, त्वचा इत्यादि जितने भी बाल हो गए, त्वचा हो गए, नाखून, सींग, खूर इत्यादि का निर्माण ये केरोटिन प्रोटीन के निर्माण से प्राप्त होते हैं, एवं यह प्रोटीन का योगदान काफ़ी अच्छी मात्रा में रहता है हमारे शरीर में। इत्यादियों का निर्माण अच्छे तरीके से होता है, कौन से? केरोटिन प्रोटीन से, ठीक है। अस्थियों में कौन सा प्रोटीन पाई जाती है? यह ओसिन प्रोटीन पाया जाता है, अभी हम बात किए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अस्थियों में मुख्यतः कौन सा अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं? कार्बनिक एक अलग होता है, अकार्बनिक पदार्थ। अकार्बनिक वैसा पदार्थ होता है जो कि यह ब्लास्ट फेज पे रहता है, ठीक है। ब्लास्ट फेज में कार्बनिक पदार्थ हमेशा ब्लास्ट नहीं करता है, वह जलनशील होते हैं, और यह अजलनशील होते हैं मतलब अपचायी होते हैं। कौन? जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फेट इत्यादि जो कि हमारे शरीर में अकार्बनिक पदार्थ मौजूद रहते हैं। एवं आगे बात करता है, मज्जा गुहा मतलब मैरो कैविटी का निर्माण किस प्रकार का कोशिकाओं से होते हैं? ऑस्टियोप्लास्ट से कारण। मेरो कोशिकाओं का निर्माण किससे होता है? ऑस्टियोप्लास्ट के कारण होता है, ठीक है। जिसको कि हम लोग इसी कमी से ऑस्टियोमलेशिया रोग होता है, हड्डियों का जर्जरापन हो जाता है एवं हड्डियां कमजोर हो जाती है। आगे बात करते हैं, अस्थियों का निर्माण किन ऊतकों से होता है? संयोजी मतलब बहुत ही घने ऊतक जो होते हैं उसे संयोजी कहते हैं, ठीक है। उसी को संयोजी ऊतक के नाम से उसे जानते हैं, ठीक है। और उपकला ऊतक कैसे होते हैं? बहुत दूर कोशिकाएं उसमें रहती है, वो उसे उपकला ऊतक के नाम से जानते हैं। जैसे कि पेड़ों की कोशिकाएं इत्यादि उपकला ऊतक होते हैं, हथेली की कोशिकाएं उपकला ऊतक होते हैं, एवं हड्डियों की कोशिकाएं संयोजी ऊतक होती हैं जो कि इसमें बहुत घना कोशिका प्रेजेंट रहता है, ठीक है। आगे बात करें, शिशुओं में कुल कितनी अस्थियाँ होती है? 300 हड्डियाँ होती है शिशुओं में, जो कि बाद में टूटता है और वह जुट के वह 208 एवं 206 मादा में रहता है। मानव शरीर में किस अंग में सबसे अधिक उपास्थियाँ होती है? मानव शरीर में सबसे अधिक उपास्थि किस अंग में होती है? हाथ में होती है। हाथ में टोटल हड्डियों की संख्या कितनी है? 20 है, ठीक है। किस प्रकार की संधियों द्वारा हमारी खोपड़ी की अस्थियाँ जुड़ी रहती है? फंचल संधि के द्वारा हमारे खोपड़ियों की संधियाँ जुड़ी रहती है। मनुष्य में कंकाल कब्जा संधि मतलब हाइजैक ज्वाइंट का एक उत्कृष्ट उदाहरण क्या है? अल्ना ह्यूमरस मतलब अल्ना जो कि हमारे हाथ की हड्डियां हैं, हमारे हाथ की सबसे बाजू की यहाँ जो हड्डियां हुई है रेडियस, ठीक है, एवं ह्यूमरस एवं रेडियस एवं अल्ना तीनों साथ में जुड़े रहते हैं, ठीक है। एवं कार्पल, मेटाकार्पल एवं फ्लेंजेस इत्यादि हड्डियां हमारे हाथ की होती है, जो कि टोटल हाथ में हड्डियों की संख्या कितनी है? 20 है। आगे देखते हैं, एक लाइन है, मनुष्य की शरीरीय मेखला में 3 अस्थियां
स्चियम, इलियम एवं प्यूबिस उपास्थि होते हैं। हमारे शरीर में प्यूबिस की जो हड्डियां होती है, जो जेनिटल एरिया में रहता है, फीमेल में प्रेजेंट रहता है, जो कि जब बेबी बर्थ, बाय द बेबी बर्थ होता है, जब न्यूबॉर्न बेबी के समय उनका वो हड्डियां उपास्थियां टूट भी सकती है, जिसपे कि डॉक्टर उस पर कट भी लगा देते हैं। कौन से हड्डियां? प्यूबिस बोन होते हैं, जो कि जेनिटल एरिया में होता है। स्चियम ये भी जेनिटल एरिया में भी होते हैं, और एवं इलियम इत्यादि ये फीमेल की हड्डियां होती है, जो उपास्थियों में होती है। एवं पुरुषों में इनकी मात्रा, इनकी 2 ही हड्डियां होती है। स्चियम एवं इलियम ये पुरुषों में होता है, एवं महिलाओं में यह प्यूबिस भी होता है, जो कि प्यूबिस गडल जेनिटल एरिया में पाए जाते हैं। आगे देखते हैं आगे का चैप्टर क्या है। आगे बढ़ने से हम एक बार देख लेते हैं शरीर के सारी हड्डियों को एक बार बना लेते हैं। ये हेड हो गया, हेड में कितने हड्डियां होती है? हेड में टोटल 6 हड्डियां होती है। पीछे की जो हड्डियां होती है उसे ऑक्सीपिटल के नाम से जानते हैं। सामने जो होता है उसे फ्रंटल के नाम से जानते हैं, और बीच में जो रहता है पैराइटल के नाम से जानते हैं। एवं आंख के बगल में जो रहता है उसे 2 टेम्पोरल बोन की संख्या टोटल एक ही रड जैसा होते हैं, जो कि ये इस साइड से इस साइड रहता है, वो टेम्पोरल बोन होंगे। ठीक है, हाथ में की हड्डियों को देख लेते हैं। ये हो गया ह्यूमरस, और इधर ये रेडियस और अल्ना, एवं यहाँ कार्पल, ये मेटाकार्पल हो गया। एवं अंगुली की हड्डियों को फ्लेंजिज के नाम से जानते हैं। जांघ की हड्डियाँ होगी फीमर, जांघ की हड्डियाँ होगी फीमर, पटेला, ये होगी जांघ की फीमर। ये घुटना हो गया पटेला। ये हो गया टिबिया, टिबिया के नीचे कमजोर हड्डी होती है एक फिबुला। फिबुला के बाद हमारा ये होता है कार्पल होता है, कार्पल के बाद मेटाकार्पल होता है, मेटाकार्पल के बाद फ्लेंजिज होता है। अगर गर्डल की बात करें हमारे कमर की हड्डियाँ, तो लंबर कैविटी में ये आता है, और थोरेसिक कैविटी में हमारे शरीर के जो कि रीढ़ की हड्डियाँ एवं रिब्स होते हैं, छातियों के रिब्स। छातियों के रिब्स की संख्या कितनी होती है? टोटल 12 हड्डियाँ होती है हमारे छाती में। ठीक है, इसका नाम क्या किया है? C1, C2, C3, C4 एवं C6 के नाम से जानते हैं। एवं दोनों डायफ्राम के बीच में जो हड्डियाँ रहता है, उस हड्डी को हम लोग स्टर्नम बोन के नाम से जानते हैं। अगर पीठ में रीढ़ की हड्डियों की संख्या देखें तो वह 30 पीस रहता है, एवं जोड़ों की संख्या की बात करें तो वह 31 रहता है। तो ये हमारा रहा बेसिक सा जानकारी, इतने में हम आगे बढ़ते हैं। आगे एक टॉपिक है रिस्पायरेटरी सिस्टम, मतलब रिस्पायरेटरी ट्रैप के नाम से, श्वसन तंत्र के नाम से इसे जाना जाता है। श्वसन तंत्र हमारे शरीर में क्या भूमिका निभाता है, इसे हम बहुत अच्छे से देखते हैं और बात करते हैं। हमारे ह्यूमन या तो जितने भी रिस्पायरेटरी ऑर्गन, जितने की जीव सांस लेते हैं, रिस्पायरेटरी मतलब अपने वल्क क्रियाओं द्वारा। तो देखते हैं श्वसन में बाहर से निकलने वायु कौन सी? हमारे नाक से निकलने वायु जो की होती है कार्बन डाइऑक्साइड होती है। वह कितना निकलती है? हम अगर कोई भी ऑक्सीजन अगर कंज्यूम किए, मान के चलिए 100% मतलब किए, 1 लीटर अगर कंज्यूम किए ऑक्सीजन, तो उसमें कि 4% ही हमारा कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर से बाहर आएगा। आगे बात करते हैं अधिकतर कीट किस प्रकार के श्वसन करते हैं? वह श्वास नली प्रणाली द्वारा, या अपना अधिकतर कीट पक्षी एवं जो होते हैं यह इत्यादि श्वसनली द्वारा ही अपना श्वसन प्रदान करते हैं। शीत निद्रा के दौरान मेढक किस प्रकार का होता है? इनका मेढक की अगर बात करें तो इनका कोशिका के द्वारा भी ये अपना श्वसन करते हैं। कौन? मेढक। इसलिए लंबे समय तक ये मिट्टियों में दबे रह सकते हैं मेढक। आगे बात करते हैं यातायात पुलिस। शराब के नशे वाले व्यक्तियों को श्वास जांच में किन गैसों का मिश्रण करके उसका प्रयोग करके उसे पता लगाया जाता है? वह गैस होता है पोटेशियम डायोक्रोमेट एवं सल्फ्यूरिक एसिड के कारण उनका पता लगाया जाता है कि कोई व्यक्ति, यातायात पुलिस पता करते हैं कोई व्यक्ति नशे कंज्यूम किए हैं या नहीं, मतलब अल्कोहल कंज्यूम किए हैं या नहीं। आगे देखते हैं ब्रीथिंग जो कि श्वसन होता है में बाहर निकलने वाली वायु जो होती है वह कितनी होती है? लगभग 17% होती है, जिनमें कि 4% कार्बन डाइऑक्साइड होता है। आगे बात करते हैं श्वसन में रुधिर का कौन सा मतलब जो होता है, श्वसन में रुधिर में कौन सा अवशोषण करता है? मतलब श्वसन के दौरान कौन सी वायु का अवशोषण किया जाता है? वह ऑक्सीजन होता है। एवं किसके द्वारा अवशोषित किया जाता है? RBES द्वारा, मतलब रेड ब्लड सेल्स के द्वारा किया जाता है, जो कि लाल रक्त कणिकाओं के नाम से उसे जाना जाता है। ठीक है, अवायवीय क्वेश्चन मतलब वायु में रह के जो क्वेश्चन होता है वायवीय क्वेश्चन होता है। अवायवीय क्वेश्चन जो होता है
में पेशी कोशिकाएं ग्लूकोज को किन में परिवर्तित होने से ऊर्जा प्रदान करता है। मतलब बात करता है जैसे कि पेशी कोशिकाएं जो होता है, जो कि ग्लूकोज किस रूप में अगर कन्वर्ट हो जाए, पेशी मतलब जैसे कि हमारा पैर की मसल्स हो गया, या तो कोई भी बॉडी का पार्ट्स हो गया, मसल्स हो गया, उसे पेशी ऊतक के नाम से, पेशी ऊतक वो मतलब जैसे कि एक्सरसाइज में जहाँ पर बल लगता है, जो सारे जिस मसल पे ताकत ज़्यादा लगता है वो पेशी ऊतक होते हैं। उसमें ग्लूकोज जो किस रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं जिससे कि दर्द होता है, वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। हमारा ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाता है, ग्लाइकोजन फॉर्मिक एसिड से कन्वर्ट होकर हमारा लैक्टिक एसिड में ट्रांसपोर्टांस हो जाता है, जिसके कारण कि अवयवीय श्वसन होता है, जिसके कारण हमारे शरीर में अपचायी क्रियाएं एवं दर्द महसूस होने लगता है। आगे बात करते हैं, भोजन निगलते समय श्वसन मार्ग किस अंग द्वारा बंद हो जाते हैं। एपिग्लॉटिस के कारण हमारा, जिसको कि ये एपिग्लॉटिस होता है हमारे कंठ में, जो कि ये भोजन निगलते समय ये लॉक हो जाता है एवं श्वसन के दौरान यह खुल जाता है। आगे बात करते हैं, फेफड़ों में गैस का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। ब्लड के द्वारा होता है, आरबीसी का एक्सचेंज होता है। अगर बात करें किन कोशिकांगों पर होता है, ये हो गया हमारा डायफ्राम हो गया, ये हो गया फेरिंग्स, लेरिंग, ट्रेकिया एवं ब्रोंकस एवं ब्रोंकली द्वारा इसमें होता है रुधिर का आदान प्रदान कोशिकाओं में। ठीक है, आगे देखते हैं, क्रेब्स चक्र किस क्रिया में कोशिकाएं उत्पन्न करते हैं। मतलब बात करता है क्रेब्स चक्र जो हमारा रहता है बॉडी का कोई भी लाइफ साइकिल, जो कि एक सेल्स का लाइफ साइकिल कैसे होता है, तो वह कहाँ पर जाके संपन्न होता है, वह माइटोकॉन्ड्रिया में जाके वह संपन्न होता है क्रेब्स चक्र एक कोशिकाओं का। ठीक है, ऑक्सीश्वसन मतलब वायवीय क्वेश्चन की बात करते हैं, एरोबिक रिस्पिरेशन जिसकी हम बात करते हैं कि क्रिया कोशिकाओं के किस भाग में संपन्न होती है, कोशिका द्रव एवं माइटोकॉन्ड्रिया में जाके वह संपन्न होती है। कौन सा, एरोबिक। और एन एरोबिक जो होता है रेस्पिरेशन, वह मसल्स में ही खत्म हो जाता है एवं वह ग्लाइकोजन से वह जाके वह लैक्टिक एसिड में फॉर्मेशन होकर और वह डिस्ट्रॉय हो जाता है, पैनिक होने के कारण उसे डिस्ट्रॉय हो जाता है वह। आगे बात करते हैं, ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया जो होता है, ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया जो होता है ऑक्सी तथा अनऑक्सी मतलब ऑक्सीजन फॉर्म में एवं ऑक्सीजन अपसेंट में श्वसन का सामान्य चरण माना जाता है। ग्लाइकोसिस जैसे ग्लूकोज को मतलब फैटी एसिड में कन्वर्ट करना, या ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। ये ऑक्सी में ऑक्सीजन के प्रेजेंट में भी होता है ये चीज़ें, एवं अनऑक्सी मतलब ऑक्सीजन ना प्रेजेंट के, मतलब स्टमक के जैसे हमारा बात करें तो इसमें रहता है कि इलियम, कार्डियस एवं जेजुनम, ये जेजुनम जो रहता है इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं रहता है, एवं इलियम में ऑक्सीजन प्रेजेंट में या ग्लाइकोजन में ग्लूकोज कन्वर्ट होता है। आगे बात करते हैं, श्वसन द्वारा उत्पन्न का संचय किस रूप में माना जाता है। मतलब श्वसन के द्वारा अगर कोई भी चीज़ का हम लोग कंज्यूम करते हैं तो वह एटीपी के फॉर्म में टूटता है और हमारे सेल्स को ऊर्जा प्रदान करती है। ठीक है, आगे देखते हैं, एक लाइन है, पहाड़ों पर रहने वाले आरबीसी की संख्या अधिक होती है। क्यों? पहाड़ों पर चढ़ने वक्त एवं पहाड़ों पर रहने वाले व्यक्तियों की संख्याओं में आरबीसी की मात्रा बढ़ जाती है। कारण इसका क्या है, पहाड़ पर वायु कम संघनित होने के कारण शरीर में ऑक्सीजन कम होता है, जिसके कारण प्लेटलेट काउंट आपस में सटना चालू हो जाता है और वह आरबीसी की संख्या हमारे शरीर में बढ़ जाती है एवं वहाँ पे हार्ट अटैक की सिम्टम कम देखने को मिलता है पहाड़ों पर। ठीक है, आगे बात करते हैं, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा उपचाय मतलब फैट एवं कार्ब, फैट एंड कार्ब की प्रमुख अंतिम उत्पाद क्या है, वह पायरुविक एसिड है, जिसको कि CO2 द्वारा या कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंट में ही है पायरुविक एसिड मतलब कार्बोहाइड्रेट एवं फैट्स टूटता है, कार्बन फैट्स टूटता है जब, या ऑक्सीजन के फॉर्म में नहीं टूटेगा, जब भी टूटेगा तो। आगे बात करते हैं, अवायवीय श्वसन जो होता है एनएरोबिक रिस्पिरेशन में कौन सी प्रक्रिया होती है, या ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रियाएं होती है किसमें, एनएरोबिक रिस्पिरेशन में। आगे बात करते हैं, श्वसन में मानव श्वसन दर प्रति मिनट में कितनी बार होती है, 12 से 15 बार, हालांकि यहाँ डाटा गलत है, 17 से 20 बार माना जाता है, और बच्चे में जो कि देखा जाता है 22 से 25 बार, 18 से 25 बार देखा जाता है, एवं बुजुर्गों में 12 से 15 देखा जाता है। यहाँ एक ही डाटा कंप्लीट रूप से दिया है। आगे बढ़ते हैं,
ग्लाइकोलाइसिस की बात करता है। ग्लाइकोलाइसिस में अंत ग्लूकोज मतलब अंत में ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस जब होता है तो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में टूटता है एवं पायरुविक एसिड के द्वारा उसे लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है और एटीपी फॉर्मेशन होकर पूरे बॉडी में वह फ्लो होता है। तो इसी में बात करता है ग्लाइकोलाइसिस अंत में ग्लूकोज एवं पायरुविक एसिड में परिवर्तित हो जाता है एवं इससे एटीपी का निर्माण होता है। ठीक है, आगे देखते हैं ग्लाइकोलाइसिस के एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं। कोशिका द्रव्य मतलब साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस के एपीडी पाए जाते हैं एवं ये माइटोकॉन्ड्रिया को सहायता प्रदान करते हैं और उसे भी एटीपी प्रदान करते हैं। कौन? ग्लाइकोलाइसिस। आगे बात करते हैं किस कारण से ऊतकों में ऑक्सी हीमोग्लोबिन मतलब जिस भी हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन निकलकर ऊतक में जाता है मतलब हमारी कोशिकाओं में जाता है। किसकी कमी के कारण वह नहीं जा पाता है? ऑक्सीजन की कमी के कारण नहीं जा पाता है और एवं कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता के कारण वह हमारे कोशिकाओं में नहीं जा पाता है। इसलिए डेड सेल्स डिस्ट्रॉय एवं डेथ होना चालू हो जाता है। किसके कारण? साइटोप्लाज्म के कारण इन्फॉर्मेशन नो ऑफ सेल्स एक्टिविटी होता जाता है, जिसके कारण हमारे सेल्स मरना चालू होता है, जिसमें कि ऑक्सीजन की कमी के कारण पूरे हमारे बॉडी में ये जो होता है लाइसोसोम एक्टिव हो जाता है और पूरा बॉडी का डेड सेल हो जाता है और मृत घोषित कर दिया जाता है। आगे बात करते हैं फेफड़ों की कोशिकाओं में गैसीय विनिमय किस प्रकार की होती है? पॉन्स के थ्रू होता है फेफड़ों में। ठीक है, मानव शरीर में श्वसन केंद्र किसे माना जाता है? मेडुला ऑब्लंगनाटा के द्वारा ही हमारा श्वसन तंत्र मतलब रिस्पायरेटरी ऑर्गन ट्रैप इत्यादि हमारा संतुलन बनाए रखता है। किसका कारण? मेडुला ऑब्लंगनाटा जो कि हमारा परामस्तिष्क का एक हिस्सा है। आगे बात करते हैं फेफड़ों के ऊपर का आवरण को क्या कहा जाता है? फ्लोरल। जैसे कि ये फेफड़ा है हमारा, ठीक है, इस पर एक लेयरिंग रहता है जिसमें कि एक फ्लोरल फ्लूइड रहता है मतलब फ्लोरल फ्लूइड रहता है जिसमें कि यह हमारे फेफड़ों को कोशिकाओं को यह सहायता प्रदान करता है एवं फेफड़ों के अंदर बनने वाले प्रेशर को भी यह मेंटेन रखता है। अगर यही फ्लूइड ज़्यादा हो जाएगा तो छाती में अनिश्चित रूप से दर्द होना चालू हो जाता है। अगर इनकी बात करें तो हमारे शरीर में ये जैसे फेफड़ा हुआ इसमें फ्लोरल फूड की कितनी मात्रा होती है? तो यह 6 से 10 ml तक रहता है एक फेफड़े मतलब दोनों के मिलाकर बात करें तो 20 ml रहता है। अगर इनसे ज़्यादा संख्या अगर बढ़ जाता है तो हाइपर फ्लोरा के नाम से उसे जाना जाता है। अगर कम हो जाता तो हाइपोफ्लोरा के नाम से उसे जाना जाता है। इनका मेन वजह क्या कारण है? फ्लोरल फ्लूइड अगर हमारे शरीर में कम हो जाएगा तो छाती में दर्द होना चालू हो जाता है। आगे बात करते हैं सर्वाधिक CO2 का परिवहन किस रूप में माना जाता है? सर्वाधिक जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड का जो कि परिवहन होता है हमारे शरीर में कार्बोनेट के रूप में हमारे शरीर में मतलब संवहनित होते हैं। क्रेब्स चक्र जो होता है लाइफ साइकिल ऑफ द सेल्स को ही क्रेब्स चक्र बोला जाता है। के अणु कितने एटीपी अणुओं में टूटते हैं निर्माण होते हैं? वह 24 एटीपी अणुओं में टूटते हैं। एक क्रेब्स चक्र 24 अणुओं में टूटते हैं, उसके बाद वह अपना क्रिया संपन्न करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में द्वारा डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और वह 30 एटीपी निर्माण करते हैं और उनसे वह कार्ब चक्र होता है एवं ग्लाइकोलाइसिस में वह परिवर्तन होकर वह फैट में वह डिस्ट्रॉय हो जाते हैं एटीपी। ठीक है, आगे बात करते हैं ग्लाइकोलाइसिस चरण में कितने एटीपी अणुओं द्वारा शुद्ध माना जाता है? वह 2 माना जाता है। ठीक है, आगे बात करें किण्वन जो कि फर्मेंटेशन को बोला जाता है। किण्वन अर्थात अनोक्सी श्वसन की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? लुई पास्चर के द्वारा। किण्वन फर्मेंटेशन मतलब यीस्ट द्वारा ही कोई भी बेकरी में अगर खट्टा चीज़ बढ़ाना है तो उसमें यीस्ट डाला जाता है। यह अनोक्सी श्वसन एक प्रकार का है फर्मेंटेशन। यह किसके द्वारा किया गया था? यह लुईस पास्चर के द्वारा यह खोजा गया था। आगे बात करते हैं फेफड़ों तक शुद्ध रक्त डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि फेफड़ों तक पहुँचाया जाता है। यह किसके द्वारा पहुँचाया जाता है? फुफ्फुस धमनी के द्वारा पहुँचाया जाता है, जिसको कि पल्मोनरी आर्टरी बोला जाता है। अगर पूछा जाएगा कि वहाँ पर जो कि अशुद्ध रक्त पहुँचाया जाता है फेफड़ों तक, अगर फेफड़ों तक शुद्ध रक्त लाने वाला कौन सी आर्टरी है तो हो गया वो पोस्टीरियर आर्टरी हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा हार्ट है जो पीछे से एक रहता है पोस्टीरियर आर्टरी। सुपीरियर वेना कावा के द्वारा हमारे बॉडी में कितनी रहती है? अगर पूछा जाए कि 120/80 जैसे हम लोग ब्लड की स्पीड बात करते हैं बीपी की, तो ये सारे वेन की ऐसी गति नहीं रहती है। पल्मोनरी आर्टरी की रहती है 120 एवं वेन की रहती है 80 स्पीड हमारे बॉडी में, और बाकियों की रेशियो
सेम रहती है 120। फेफड़ों में अशुद्ध रक्त डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या फुफ्फुस जन्मी धमनी द्वारा यह प्रदान किए जाते हैं और एवं ऑक्सीजन निकल के एवं पल्मोनरी आउटा द्वारा फिर से हमारे हार्ट को पहुंचाया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। फेफड़ों द्वारा शुद्ध किया गया जो ब्लड होता है वह किस अलिंद में जाता है, या रिटर्न ऑफ द ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड, या जो जाता है हमारे फुफ्फुस शिरा में पल्मोनरी वैन के थ्रू जाता है। कहाँ पे, या फुफ्फुस शिरा में जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं श्वसन गुणांक। रिस्पायरेटरी क्वांटेंट जो होता है, गुणांक जो होता है का मापन किस यंत्र के द्वारा जाता है, गेनोंग श्वसन मापी द्वारा इनका श्वसन गुणांक का माप किया जाता है। आगे देखते हैं ऑक्सीजन की कमी के कारण शरीर में ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ऑक्सीजन अगर हमारे शरीर में रहेगा तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगा जिसको कि हाइपोसीमिया के नाम जाना जाता है, जिसको कि अनोक्सिया के नाम से जाना जाता है एवं इसे हाइपोपोनिक्स भी इसे बोला जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं श्वसन की क्रिया में वायु किस घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होती है। अगर श्वसन की क्रिया हमारे शरीर में हो जाता है, ऐसा कौन सा वायु है जिसमें कि कोई परिवर्तन नहीं होता है, वह कौन हो गया, नाइट्रोजन। इस गैस का हमारे शरीर में कोई काम नहीं है। नीचे एक लाइन है कि हमारा हार्ट जो है 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, वह 72 बीट पर मिनट होता है। तो वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, जरूर इससे आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिला होगा। और ये हमारा बुक सार संग्रह का है, और मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।